नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से एक रहस्य में। उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारी कहानियां पसंद आ रही होगी और जो चैनल में नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज मैं फिर आ गया हूँ एक ऐसा किस्सा लेकर जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप लोगों में से काफी लोगों ने आसपास से ट्रक ड्राइवर की कहानियां तो सुनी ही होगी। तो आज की कहानी बस एक ऐसे ही ट्रक ड्राइवर के साथ बीती हुई घटना पर आधारित है। तो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो ये बात है आज से करीब 3-4 साल पहले की, जिस टाइम कोविड चल रहा था। उस टाइम सड़कों में इतना सन्नाटा था कि जानवर भी सड़कों पे घूमने लगे थे। आज की कहानी भी उसी समय की घटना पर आधारित है। राजस्थान के मांडवा में रमेश नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में टोटल 5 जने थे, जिसमें उसकी 2 बेटियां, एक बेटा और उसकी एक पत्नी थी। रमेश एक बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रक ड्राइवर था। आए दिन वो दूर दूर के सफर तय किया करता था, कभी जम्मू तो कभी केरला। 3-4 दिन का सफर तय करना उसके लिए बहुत आम बात सी थी। तो रमेश कुछ दिन पहले ही ट्रक की डिलीवरी करके अपने घर पर पहुंचा था। वो सफर से काफी थक चुका था, तो उसने कुछ दिन घर पर ही आराम करने को सोचा। और हाँ, मैं आप लोगों को थोड़ा सा रमेश के बारे में बता दूं। रमेश पहले भगवान को माना करता था, पर बुरी आदतें लगने के बाद से उसका भगवान से विश्वास उठ गया था। वो दिन रात दारू के नशे की हालत में रहता था, जिससे उसका भगवान पर से ध्यान पूरा हट गया था। उसकी बीवी उसे काफी बार समझाने की कोशिश करती थी, आप लंबे लंबे सफर में जाते हो, ऐसे दारू पी के ट्रक चलाना ठीक नहीं है, और ऐसी हालत में ट्रक चलाने से सड़क में कई हादसे भी हो सकते हैं। पर रमेश अपनी बीवी की बातों को सुनकर इग्नोर कर देता था। फिर कुछ टाइम बाद अचानक उसे हिमाचल जाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसमें उसे काफी अच्छा पैसा ऑफर किया गया था। पर इस बार न जाने क्यों उसकी बीवी का मन नहीं मान रहा था। वो रमेश को ना जाने की सलाह देती है। वो उसे ये बोल के रोकती है, हिमाचल की पहाड़ियां काफी खतरनाक है, वहां की सड़कें काफी तंग है और ये ट्रक भी काफी बड़ा है। रमेश उसकी बातों को सुनकर हंसकर बोलता है, कुछ नहीं होगा, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, हमेशा की तरह सही सलामत घर पहुंच जाऊंगा। उसे ये डिलीवरी जम्मू और हिमाचल के बॉर्डर के पास करनी थी, तो ये सफर करीबन 1 से 1.5 दिन का होने वाला था। उसके साथ इस सफर में उसका एक दोस्त भी जाने वाला था, जिसका नाम पंकज था। वो नया नया ही ट्रक ड्राइविंग सीख रहा था। उन दोनों को अगले दिन सुबह जल्दी उठकर डिलीवरी के लिए निकलना था। तब रमेश की बीवी हनुमान जी का एक लॉकेट ट्रक के आगे टांग देती है, इस उम्मीद में कि शायद वो उनकी रक्षा करे। रमेश और पंकज रात को ही ट्रक में सारा सामान लोड कर लेते हैं। ट्रक में सामान लोड करते वक्त रमेश को उसकी बीवी का लटकाया हुआ लॉकेट दिखता है। वो उसे उतार के रमेश को फेंकने को बोलता है, पर रमेश भगवान में मानता था, वो ऐसा नहीं करता। वो अपने बैग में लॉकेट को छुपा के रख लेता है। उसके बाद दोनों सामान लोड करके सोने चले जाते हैं। अगले दिन की सुबह दोनों सफर पर निकल पड़ते हैं। वैसे तो ज्यादातर रमेश ही ट्रक चलाता था, पर जहां जहां भीड़ नहीं होती थी वो पंकज को भी ट्रक चलाने के लिए दे दिया करता था। रमेश इससे पहले भी हिमाचल में 4-5 डिलीवरी कर चुका था। उसके लिए हिमाचल जाना कोई नई जगह नहीं थी। फिर वो पंकज को बताता है कि रात का डिनर हम उधर ही ढाबे में करने वाले हैं। पंकज इस सफर में काफी खुश था, क्योंकि उसके लिए हिमाचल नई लोकेशन थी। शाम को करीबन 3 बजे वो राजस्थान का बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं और अपने सफर को कंटिन्यू रखते हैं। फिर करीब रात के 11 बजे वो हिमाचल के बॉर्डर में एंटर करते हैं। अब इतना लंबा सफर करते करते उन दोनों को भूख लगने लगी थी। पंकज रमेश से पूछता है कि आखिर वो ढाबा कब तक आएगा। रमेश उसे बताता है कि 1-2 घंटे में हम वहां पहुंच जाएंगे। हिमाचल में एंटर करते ही पहाड़ी रास्ता शुरू हो चुका था और ठंड भी काफी बढ़ चुकी थी। पंकज ठंड के मारे कंबल निकालकर ओढ़ लेता है। फिर आखिरकार वो लोग उस ढाबे में पहुंच जाते हैं। वो लोग ढाबे में पहुंचकर अपना मुंह हाथ धोते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं। उसी बीच रमेश दारू की बोतल खोलता है, और वो देखकर पंकज उसे रोकता है। पंकज को इस बात का डर होता है कि अगर रमेश दारू पी लेगा तो ट्रक कौन चलाएगा। उसे तो पहाड़ी इलाकों में ट्रक चलाने का एक्सपीरियंस भी नहीं था। पर रमेश उसे ये कहकर दिलासा दे देता है कि कुछ नहीं होगा, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, मुझे आदत है। दोनों खाना खाकर वहां पर थोड़ी देर आराम करते हैं और ठीक 1 घंटे बाद वहां से निकल पड़ते हैं। पंकज को खाना खाने के बाद नींद आ चुकी थी। तब वो ट्रक के पीछे वाले कैबिन में जाकर सो जाता है। अब रमेश अकेला ही ट्रक चला रहा था। फिर उसे थोड़ी देर में टॉयलेट लगती है। वो ट्रक को रोड के साइड में एक सुनसान जगह में खड़ा देता है और टॉयलेट करता है। टॉयलेट करते वक्त उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है। वो अपने चारों ओर देखता है, पर वहां पर कुछ नहीं होता।
पर रमेश ने वो औरत की आवाज काफी पास से सुनी थी, जैसे कोई उसके बगल में खड़ के ही बोला हो। उस वक्त रमेश ने दारू पी रखी थी, तो वो उस बात पर इतना गौर नहीं करता और अपना सफर जारी रखता है। फिर थोड़ी देर बाद रमेश को अपनी लेफ्ट पैसेंजर सीट से दोबारा रोने की आवाज आती है। इस बार भी वो आवाज उसे काफी पास से सुनाई देती है। वो घबराकर लेफ्ट वाला शीशा बंद कर देता है और रमेश को आवाज लगाकर उठाता है। रमेश उससे पूछता है क्या हुआ। पंकज उसे बताता है तुझे किसी औरत की रोने की आवाज आई। पंकज बोलता है मैं तो सो रहा था। और कौन सी रोने की आवाज? इस सुनसान इलाके में हमारे सिवा है भी कौन? रमेश पंकज को सोने से मना करता है और उसके साथ बात करते रहने को बोलता है। इस तरह से वो दोनों सफर को कंटिन्यू रखते हैं। फिर थोड़ी देर बाद रमेश पंकज से ट्रक चलाने के लिए पूछता है। वैसे भी रात का समय था और रोड सुनसान थी। रमेश मान जाता है और उसे ट्रक चलाने के लिए दे देता है। अब पंकज ट्रक चला रहा था। थोड़ी देर बाद उसे भी उस औरत की आवाज सुनाई देती है और वो डर जाता है। वो रमेश को इस बारे में बताता है, पर रमेश उसकी बात पे विश्वास कर लेता है, जबकि वो आवाज इस बार रमेश को नहीं सुनाई दी थी। वो आवाज सुनकर पंकज की हालत खराब हो चुकी थी। पंकज वैसे भी डरपोक किस्म का इंसान था, तो रमेश उसे ट्रक रोककर साइड में लगाने को बोलता है। वो दोनों मिलकर ट्रक की पूरी तलाशी लेते हैं। रमेश को शक था कि शायद चुपके से कोई ट्रक में चढ़ना गया हो। ट्रक की पूरी तलाशी लेने के बाद भी उन दोनों को कुछ नहीं मिलता और वो वापस से ड्राइविंग सीट पर आ जाते हैं। ट्रक में एंटर करते ही उन दोनों को कुछ सड़े हुए मांस की बदबू आती है, जैसे कोई मांस बहुत दिन से सड़ रहा हो। वो दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे कि उन दोनों के साथ क्या हो रहा है। फिर रमेश वापस ट्रक चलाना शुरू करता है और जल्दी से उस इलाके से निकलने की कोशिश करता है। रमेश अब काफी तेज ट्रक चला रहा होता है। इसी बीच उसे ट्रक की छत से बहुत जोर से आवाज आती है, जैसे कोई छत पे गिर गया हो। आवाज सुनकर रमेश चौंक जाता है और ट्रक डिसबैलेंस हो जाता है। रमेश जैसे तैसे उस सिचुएशन का हैंडल करते हुए एक कीचड़ में ट्रक उतार देता है, पर उन दोनों को ट्रक में एक भी खरोच का निशान नहीं दिखता। पंकज पीछे मुड़कर देखता है और उसे दूर से एक औरत सफेद कपड़ों में अजीब सी चाल चलते हुए उनके पास आते हुए दिखती है। ये सब देखते ही पंकज की बोलती बंद हो जाती है और वो रमेश को इशारा करके उस तरफ देखने को बोलता है और उतने में वो गायब हो जाती है। पंकज के चेहरे का रंग उड़ा हुआ देख के रमेश उससे पूछता है उसने क्या देखा। तब पंकज उसको सारी बात बता देता है और रमेश उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है, क्योंकि जो सब घटनाएं उनके साथ घट रही थी वो कोई आम नहीं थी। कहीं ना कहीं रमेश भी इस बात को जान चुका था। अब वो दोनों ट्रक के साथ सुनसान रोड में फंसे हुए थे, जहां पर जंगली जानवरों का आना जाना भी बहुत आम था। उस रोड में इतना अंधेरा था कि अगर कोई जंगली जानवर भी उन्हें देख रहा हो तो उन्हें उस बात की भनक भी न बचे। रमेश को उस वक्त के हालात से ज्यादा अपनी सामान डिलीवरी की ज्यादा फिक्र हो रही थी। इतने पंकज उसे बोलता है यहाँ बाहर रहना खतरनाक है, हमें ट्रक के अंदर बैठ जाना चाहिए। पर कहीं ना कहीं पंकज के मन में एक आस थी कि शायद रोड पे खड़े रहने से किसी से हम मदद मांग सकें। इतने में उन दोनों को आसपास की झाड़ियों से उछलने की आवाज आती है और वो दोनों घबराकर ट्रक में आके बैठ जाते हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई चीज उनका पीछा कर रही है, अगर कोई आया तो उससे मदद मांग लेंगे। ये सोचकर वो दोनों इंतजार में बैठे रहते हैं। इतने में ही उन्हें ट्रक के अंदर से फिर से सड़े हुए मांस की बदबू आने लगती है। वो बदबू इतनी गंदी थी कि उन दोनों का ट्रक के अंदर सांस घुटने लगा था। इतने में रमेश का ध्यान रियर मिरर पे जाता है। उसे ट्रक के पीछे कैबिन में एक औरत बैठी हुई दिखाई देती है। उस वक्त रमेश काफी चालाकी के साथ उस सिचुएशन को हैंडल करते हुए पंकज को बोलता है हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, अंदर बहुत घुटन हो रही है। पंकज उसे बाहर जाने के लिए काफी मना करता है, लेकिन रमेश उसे जबरदस्ती पकड़कर बाहर ले जाता है। रमेश उसका हाथ पकड़कर उसे ट्रक से दूर ले जाता है और उसे बताता है कि उसने रियर मिरर में एक औरत को बैठा हुआ देखा था। ये सुनते ही पंकज और घबरा जाता है और डर के मारे रोने लगता है। इतना सब कुछ होता हुआ देख अब दोनों में ही ट्रक में वापस जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो दोनों रास्ते में ही खड़े रहते हैं और किसी गाड़ी के गुजरने का इंतजार करते हैं। काफी देर इंतजार करने के बाद उन्हें दूर से एक ट्रक की लाइट दिखाई देती है। उस ट्रक की लाइट को देखते ही मानो दोनों में नई जान आ गई हो। वो दोनों तेजी से भागकर ट्रक के पास जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं। दूसरा ट्रक वाला काफी बुजुर्ग होता है। वो उन दोनों के परेशान चेहरे देखकर उनकी मदद करने के लिए ट्रक रोक लेता है। उन दोनों का घबराया हुआ चेहरा देखकर वो बुजुर्ग उनसे पूछता है क्या हुआ, इतने घबराए क्यों है वो। तब वो दोनों उस बूढ़े ड्राइवर को अपनी सारी आपबीती बताते हैं। तब वो बुजुर्ग उन्हें डांटते हुए बोलता है तुम ट्रक में क्या सामान लेके जा रहे हो। वो दोनों उसे बताते हैं कुछ नहीं, बस चमड़े के बूट और बेल्ट हैं। तब वो बुजुर्ग उन दोनों को बताता है
कुछ साल पहले यहाँ एक पति पत्नी का जोड़ा बाइक से गुजर रहा था और उन दोनों का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था। आदमी की तो मौके पर ही मौत हो गई थी और उसकी बीवी को काफी गंभीर चोटें आई थी, जिस वजह से वो लगभग 14 घंटे तक वहीं तड़पती रही। उस ट्रक वाले ने भी उनकी कोई मदद करने की नहीं सोची और वहां से मौका देखते हुए भाग गया। शायद अगर वो कोशिश करता तो उस औरत की जान बच सकती थी। वो औरत काफी देर तक चिल्लाती रही मदद मांगने के लिए, पर जैसा कि इस इलाके से गाड़ियां बहुत कम गुजरती हैं, उसको किसी से भी मदद नहीं मिल पाई। और उस दिन से वो औरत इस सड़क से जो भी मांस या चमड़ा लेकर गुजरता है उनको अपना शिकार बना लेती है। अब ये बात सुनते ही रमेश और पंकज बिल्कुल डर चुके थे। वो उस बूढ़े आदमी से मदद की भीख मांगते हैं और उन्हें वहां से निकालने के लिए विनती करते हैं। वो बुजुर्ग आदमी उन दोनों को बताते हैं कि इस समय तुम दोनों अपने ट्रक से तो नहीं निकल सकते, और अगर मैं तुम दोनों को अपने साथ ले जाऊं तो हो सकता है हम तीनों की जान खतरे में पड़ जाए। बूढ़े आदमी की यह बात सुनते ही उन दोनों को अपनी उम्मीद की रोशनी बुझते हुए दिखाई दे रही थी। वो दोनों उस बूढ़े आदमी के पैरों पर गिर के रिक्वेस्ट करते हैं और फिर उस बूढ़े आदमी को उन दोनों की शक्ल देखकर तरस आ जाता है। वो उन दोनों की मदद करने को मान जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि हम एक ही शर्त पर यहाँ से निकल सकते हैं, हमारे पास किसी भगवान की मूर्ति या कुछ होना चाहिए। पर जैसा कि मैंने बताया था कि रमेश तो एक नास्तिक था। वो उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि इस वक्त हम भगवान की मूर्ति कहाँ से लेके आए। तभी साइड में बैठे पंकज को ध्यान आता है कि उसने हनुमान का लॉकेट अपने बैग में रखा था। वो उन दोनों को बताता है कि मेरे बैग में एक हनुमान जी का लॉकेट पड़ा हुआ है। पर सवाल ये था कि अब उस लॉकेट को लेने कौन जाएगा। वो तीनों डिसाइड करते हैं कि हम तीनों ही मिलकर उस लॉकेट को निकालने जाएंगे, और वो लोग हिम्मत करके ट्रक की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो लोग ट्रक के करीब पहुंचते हैं उन्हें रोने की आवाज और तेज आने लगती है। रमेश उस वक्त मन ही मन भगवान से बोलते हुए चलता है, हे भगवान, आज जैसे तैसे बचा लो, मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगा और अब से आपकी पूजा भी करूंगा। वो तीनों मिलकर काफी जोर लगाते और ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, पर तीनों नाकाम होते हैं। उन तीनों को ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो कोई अंदर से ट्रक का दरवाजा उल्टा खींच रहा हो। फिर इतने में ही वो बुजुर्ग आदमी बजरंग बली का नाम लेकर दोबारा कोशिश करते हैं और इस बार दरवाजा खुल जाता है। पंकज जल्दी से अंदर जाकर वो बैग उठा लेता है जिसमें भगवान का लॉकेट पड़ा था, और उसे उठाकर तीनों बुजुर्ग आदमी के ट्रक में भाग जाते हैं। बुजुर्ग आदमी जल्दी से ट्रक स्टार्ट करता है और ट्रक को तेजी से भगाते हुए वहां से निकालता है। जैसा कि बुजुर्ग आदमी को शक होता है, वो एंटिटी उनका ऐसे तो पीछा छोड़ने नहीं वाली थी। वो उस बुजुर्ग आदमी के ट्रक में भी काफी दस्तक देती है। कभी रोने की आवाज आती है, तो कभी वही मांस सड़ने की बदबू, तो कभी उसके ट्रक की छत से उछल कूद की आवाज। ये सब देखकर बूढ़ा आदमी रमेश से ट्रक चलाने को बोलता है और पंकज से बैग में रखा हुआ लॉकेट मांगता है। वो लॉकेट लेकर आगे डैशबोर्ड में टांग देता है और हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। वो लोग उस रास्ते को जैसे तैसे हनुमान चालीसा के सहारे पार करते हैं और वहां से सेफली बचकर निकल जाते हैं। अगले दिन दोनों उस बुजुर्ग आदमी का शुक्रिया अदा करते हैं और सुबह होते ही कुछ आदमी लेकर अपना ट्रक वहां से निकालने चले जाते हैं। इस हादसे के बाद रमेश का भगवान पर विश्वास वापस जाग चुका था, और तो और वो अब भगवान की पूजा पाठ भी करने लगा था। दुनिया में आज भी कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर कुछ ऐसी ही एंटिटीज का खौफ है। इन एंटिटीज का भटकने का कारण ज्यादातर अकाल मृत्यु ही होता है, जिस वजह से ये भटकती आत्माएं बन जाती हैं। उम्मीद करता हूँ ये किस्सा आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों मैं अलविदा लेना चाहूंगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।